देखिए, कल जूरिस्प्रूडेंस में आपको बताया जा रहा था कि किसने कितने भागों में जूरिस्प्रूडेंस को बांटा है। यहाँ से भी आपका यूपीजे में क्वेश्चन बना है और उसमें आपका सबसे पहले जो बताया जा रहा था वह जॉन ऑस्टिन का बताया जा रहा था कि जॉन ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को यानी कि विधिशास्त्र को दो भागों में बांटा है, एक जनरल जूरिस्प्रूडेंस और एक स्पेसिफिक। एक सेकंड भाई। एक मैं बताया था आपका, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। एक मैं बताया था सामान्य विधिशास्त्र और एक मैं बताया था पिछले लेक्चर में विशिष्ट विधिशास्त्र। अब दोनों को समझ लीजिए। आपका सामान्य विधिशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जॉन ऑस्टिन ये बताते हैं कि सामान्य विधिशास्त्र में विधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार की विधियां विश्व के किन किन देशों में पाई जाती हैं, अगर इसका अध्ययन किया जाएगा तो वह आपका जो होगा ये सामान्य विधिशास्त्र। जैसे कि मैं कल उदाहरण भी आपको बताया था राजदूतों वाला, कि पूरे विश्व में ये पाया जाता है कानून कि राजदूतों को मारना नहीं चाहिए। ये इसका जो अध्ययन ऑस्टिन के अनुसार किया जाएगा वह सामान्य विधिशास्त्र में किया जाएगा। यानी कि जब विधि के एक प्रकार के नियम ज़्यादातर देशों में पाए जाते हैं उसे इन्होंने सामान्य विधिशास्त्र की कैटेगरी में रखा। जैसे कि राजदूतों को मारना क्या है, आपका निषिद्ध है। इसका मैं उदाहरण कल बताया था और उदाहरण रामायण का भी मैं बताया था कि हनुमान जी को मारा नहीं गया था लंका में, बल्कि उनकी पूंछ में केवल क्या लगा दी गई थी, आग। तो भाई आपका यानी कि जो एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं, उनको मारना नीति के विपरीत होता है, ये कहिए। दूसरा इन्होंने बंटवारा किया विशिष्ट विधिशास्त्र। विशिष्ट विधिशास्त्र में जो कानून के नियम होंगे वह केवल पर्टिकुलर देश में पाए जाएंगे, सभी देशों में पाए नहीं जाएंगे। तो ऐसे कानून के नियम जो किसी एक देश में पाए जाते हों उनका अध्ययन किस में हम करते हैं ऑस्टिन के अनुसार, विशिष्ट विधिशास्त्र। अब आइए जर्मी बेंथम देखा जाए। जर्मी बेंथम का भी आपका जे में पूछा गया है कि जर्मी बेंथम ने विधियों को दो भागों में बांटा। एक व्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक का मतलब एक्सप्लेन करने वाला विधिशास्त्र, और दूसरा निर्णयात्मक या मूल्यांकात्मक, यानी कि एक निर्णयात्मक विधिशास्त्र। यानी कि आपका जर्मी बेंथम ने विधियों को दो भागों में बांटा, एक व्याख्यात्मक और दूसरा निर्णयात्मक, ये पूछा गया है। तीसरा आ जाइए सामंड। सामंड ने विधिशास्त्र को तीन भागों में बांटा, ये पूछा नहीं गया है लेकिन याद करना है आपको।
अब तक के इतिहास में केवल दो विद्वानों का पूछा गया है, जॉन ऑस्टिन का, जर्मी बेंथम का। लेकिन और भी विद्वान आपको याद रखना है। सामंड महोदय ने विधिशास्त्र को तीन भागों में बांटा। पहला विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र, दूसरा ऐतिहासिक, और तीसरा आपका मोरल या नैतिक। यानी कि सामंड ने तीन भागों में विधिशास्त्र को बांटा। पहला विश्लेषणात्मक, इंग्लिश में एनालिटिकल कहेंगे, दूसरा हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक, और तीसरा मोरल या नैतिक। तीनों शब्दों को समझाया गया है। फिर एक एक लाइन हम बता देते हैं। विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र में हम क्या करते हैं, जो वर्तमान में तथ्य अस्तित्व में है उनका एनालिसिस करते हैं। यानी कि प्राचीन काल में क्या था, भविष्य में क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। जो अस्तित्व में है, जैसे कि आपका सरकार भविष्य में पलटू बाबा पलटेंगे कि नहीं, इसका अध्ययन विश्लेषणात्मक में नहीं किया जाता। विश्लेषणात्मक में ये किया जाता है कि जो पलटू बाबा यानी कि नीतीश कुमार जी हैं, वह वर्तमान में मोदी जी के साथ हैं। इसका अध्ययन हम किस विधिशास्त्र में करेंगे, विश्लेषणात्मक। बताया जाएगा क्यों नाम दिया गया विश्लेषणात्मक। ये भी पूछा जाता है कि एनालिटिकल का मतलब क्या हुआ। तो जो वर्तमान में फैक्ट या बातें हैं, केवल उसी पर ध्यान दिया जाता है, भूतकाल और भविष्य काल पर नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर कोई व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है सरकारी नौकरी में, तो आप भी देखे होंगे उसका पुराना इतिहास क्या है, वह क्या करता था, यानी कि शराब पीता था कि गांजा पीता था कि बदमाशी करता था। सब कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये जो लोग बुराई करते थे, वो भी कहेंगे कि बउआ बहुत क्या था, अच्छा था। यानी कि जो लोग बुराई करते थे, वो भी कहेंगे कि बउआ बहुत पढ़ता था। भले बउआ आपका दिन भर बमबाजी करता हो या भले पेपर आउट करा देता हो, वो अलग बात है। यानी कि इतिहास से हमें मतलब एनालिटिकल में नहीं है। भूत न भविष्य, वर्तमान देखिए। दूसरा ऐतिहासिक में बांटते हैं। ऐतिहासिक में प्राचीन काल में क्या घटनाएं घटित हुई हैं, प्राचीन काल में विधि कैसी थी, इसका अध्ययन किया जाता है। तो नीति माने आपका सामाजिक राजनीतिक भी लेकर चलना है। यानी कि नीतीश कुमार जी, इनका इतिहास प्राचीन काल का रहा है कि हमेशा बिना पेंदी के लोटे जैसे क्या होते हैं, पलट जाते हैं। ये ऐतिहासिक भी शास्त्र में पढ़ा जाएगा। कानून का विकास कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये किस में अध्ययन किया जाता है, ऐतिहासिक। और तीसरा बांटते हैं मोरल या नैतिक, क्या होना चाहिए। नैतिक का मतलब ये हुआ कि क्या होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि भाई देश में संविधान के अनुसार शासन चलना चाहिए। चाहिए तो चाहिए, चाहिए जहाँ भी आ जाएगा, वहाँ क्या होना होगा, नैतिकता। तो फिर एक बार हम कल भी बताए थे, नैतिकता और विधि को लेकर जो डिस्प्यूट है, वह आपका हार्ट और फूलर के बीच है। इस पर भी पिछली बार 2 क्वेश्चन आया था, बताया जाएगा डिटेल में। हार्ट का विचार, फूलर का विचार। लेकिन अभी तो सामान्य बातें चल रही हैं। ये जानी है कि मोरालिटी और लॉ में डिस्प्यूट माने विवाद है कि क्या कानून में नैतिकता होनी चाहिए कि नहीं। इस विवाद के केंद्र में कौन से विद्वान है, ऐसे पूछा जाता है। इस विद्वान के केंद्र में कौन से विद्वान है, पूछा गया है। तो कौन कौन मारेंगे, हार्ट और फूलर। एकदम रटिए, मैंने एकदम तैयार करिए। अब ये नहीं कि घर पर जाकर तैयार करेंगे। 2-2 3-3 बार बताया जा रहा है। जूरिस्प्रूडेंस है, कठिन है।
कुछ रटना पड़ेगा, कुछ दिमाग में कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, और जो कंसेप्ट बनेगा वह किताबों में भाई नहीं दिया है। किताब में तो सपाट लिख दिया गया है। तो नैतिकता पर एक उदाहरण मैं कल बताया भी था, फिर एक बार हम बता देते हैं। जैसे कोई अंधा कुएं की ओर जा रहा है, तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप उसे कुएं में गिरने से रोकिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आपको चाहिए कि आप उसे रोकें, लेकिन कोई विधिक कर्तव्य आपका नहीं है। तो नैतिक कर्तव्य नैतिकता के नियमों से चलते हैं। आपको ये करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, चाहे पढ़िए या न पढ़िए। कौन पूछ रहा है? भाई पढ़ेंगे तो दूसरे को थोड़ो दे देंगे, पढ़ेंगे अपने लिए ही पढ़ेंगे अपने लिए। भविष्य में क्या माता पिता भाई और पत्नी आप और पति आपकी पढ़ाई छीन नहीं सकता। यही एक विधन है जिसको छीना नहीं जा सकता। और पढ़ेंगे तो अपने जीवन के लिए पढ़ेंगे, दूसरों के जीवन के लिए नहीं, ये भी याद रखिए। अगला देखा जाए जूलियस स्टोन। अगला विद्वान आ जाया जाए जूलियस स्टोन। जो ये जूलियस स्टोन हैं, इनके बारे में थोड़ा गौर करिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। एक तो इनकी किताब बनती है। जूलियस स्टोन एक अधिवक्ता थे, एक एडवोकेट थे। तो जब अधिवक्ता थे तो अधिवक्ताओं की ही बात करेंगे, यानी कि जिस विभाग का जो व्यक्ति रहता है उसी में वह क्या होता है, घुल मिल जाता है। इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा दी है, कई बार ये परिभाषा आया है कि जो ये जूरिस्प्रूडेंस हैं वह लायर्स एक्स्ट्रावर्जन है। लायर एक्स्ट्रावर्जन का मतलब अधिवक्ताओं की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति। बहिर्मुखी अभिव्यक्ति का मतलब ये हुआ कि जब कोई अधिवक्ता अपने मुकदमे में न्यायालय में खड़ा होता है और अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा जो तर्क देता है, उन्हीं तर्कों का ही अध्ययन जूरिस्प्रूडेंस में किया जाता है। यानी कि ये भी सही बात है, क्योंकि अधिवक्ता अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए आपका तर्क देता है कोर्ट में। कोर्ट अगर उसके तर्कों से क्या हो जाए, सहमत, तो उस अधिवक्ता के पक्ष में फैसला दे देता है। तो आपका इसीलिए जूलियस स्टोन कहते हैं कि ये जूरिस्प्रूडेंस है वह लायर्स एक्स्ट्रावर्जन है, अधिवक्ताओं की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति या बाह्यदर्शिता हिंदी में कहते हैं। ये क्वेश्चन 5-6 बार आया है। आपका ये क्वेश्चन मैं बता दूं, अभी परिभाषा बताया जाएगा तब इसको डिटेल में बताया जाएगा। वो तो हल्का सा विद्वान आ गया तो हमने उल्लेख किया। जूलियस स्टोन ने विधि को 3 वर्गों में बांटा। पहला वर्ग है विधि और तर्क, लॉ एंड रीजनिंग। दूसरा विधि और न्याय, और तीसरा विधि और समाज। फिर एक बार देखिए, विधि और तर्क पहला, फिर दूसरा विधि और न्याय, और तीसरा विधि और क्या, समाज। ये 3 वर्गों में किसने बांटा? जूलियस स्टोन। अंतिम आ जाइए प्रोफेसर चिपमैन ग्रे। प्रोफेसर चिपमैन ग्रे ने विधियों को 3 भागों में बांटा। चिपमैन ग्रे भी पढ़ना है। चिपमैन ग्रे का थोड़ा देख लिया जाए। चिपमैन जो ग्रे हैं ये जज और अधिवक्ता थे। इनके बारे में क्वेश्चन बनता ही है। जैसे ही आपको लगे कि ये कोटेशन न्यायाधीशों को बढ़ावा दे रहा है, कुछ न समझ में आए,
तो 99% ये चांस है कि आप चिपमैन ग्रे का मार कराइए। जैसे ही आपको लगे कि ये जो वाक्य हैं ये किसको सपोर्ट कर रहा है, न्यायाधीशों के बारे में, तो न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि के सबसे बड़े समर्थक जो थे वह कौन है, चिपमैन ग्रे। इन्होंने विधि शास्त्र को 3 भागों में बांटा। एक स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विशिष्ट, देखिए प्रोफेसर चिपमैन ग्रे पर भी कई बार क्वेश्चन बना है, और फिर मैं एक बार आपको सतर्क कर रहा हूँ, जैसे ही लगे कि न्यायाधीश का क्या कर रहे हैं सपोर्ट, तो सबसे बड़े सपोर्टर ये भी हैं। वो आगे हम बताएंगे डिटेल में। इनका 3-4 कोटेशन है, उसको आगे जब हम बताएंगे तो रट्टा मार कर जाइएगा, उसी में से एक कोटेशन आता है। तो चिपमैन ग्रे ने आपका विधिशास्त्र को 3 भागों में बांटा। एक स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट विधिशास्त्र। विशिष्ट विधिशास्त्र मतलब किसी पर्टिकुलर देश के कानून का केवल अध्ययन किया जाता है। यदि केवल भारत के कानून का अध्ययन किया जाए तो बताइए किस विधिशास्त्र में आएगा, विशिष्ट। अब पूरे विश्व के कानून का माने विश्व में एक जैसे कानून पाए जा रहे हैं, उनका अध्ययन किया जाए तो सामान्य। तो दूसरा बंटवारा इनका क्या हो गया, सामान्य विधिशास्त्र। एक और बंटवारा करते हैं तुलनात्मक विधिशास्त्र, कंपैरेटिव आपका जूरिस्प्रूडेंस। कंपैरेटिव का मतलब ये हुआ कि एक देश के कानून की बातें दूसरे देश के कानून में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक देश के कानून की बातें दूसरे देश के कानून में भी पाई जाती हैं। जैसे कि शाम वाले बैच में आपका तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है, इसी और बीएनएस और एविडेंस एक्ट और बीएसए, तो कौन कौन सी बातें समान हैं दोनों कानून में, उसी को कंपैरेटिव क्या कहा जाता है, स्टडी। तो ये बंटवारा आपका हो गया। अब कॉपी निकालिए और लिखिए कुछ, तब आपका लेक्चर दिया जाएगा। भाई कल ही बताया गया था, चूंकि ये बीच में बचा था, शुरू किया गया था। कॉपी निकाल लीजिए, एक नई कॉपी बना लीजिए। कॉपी न लाए हो तो रफ पर लिख लीजिए और अच्छी कॉपी बना लीजिए। पिछला नोट्स थोड़ा वीक है, वो पूरी तरह काम नहीं करेगा, 70% ही काम करेगा। 30% बातें मैं देख रहा हूँ, कई कंसेप्ट उसमें छूटे हुए हैं, बातें काफ़ी शॉर्टकट में लिखी गई है। मैंने पिछला नोट्स काम करेगा लेकिन पूरी तरह काम नहीं करेगा। तो भाई समय भी है, और अच्छा नोट्स एक बनवा दिया जाए ताकि एलएलएम से लेकर हमेशा क्या करे, नेट हमेशा काम करे। वैसे जो लेक्चर आपका पिछली बार दिया गया था, वीडियो पड़ा है,
पिछली बार जो BHU LLM इसके पहले हुआ था, एक क्वेश्चन भी उस लेक्चर से बाहर नहीं गया था। एक क्वेश्चन को लेकर लोग आकर मैंने पूछ रहे थे विधिक व्यक्तित्व के सिद्धांत में, तो वो भी उनको दिखाया गया कि देखिए ये लास्ट में पढ़ाया गया था। हो सकता है कि 2-4 लास्ट के लेक्चर आप न पढ़े हों। उस लेक्चर में जो कायिक सिद्धांत था वह हमने बताया था। तो आपका लेकिन फिर इस बार जब जब आप पढ़िए, जब जब पढ़ाया जाता है, कुछ न कुछ नई बातें आपको जरूर मिलती हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए जूरिस्प्रूडेंस या हिंदी में विधि शास्त्र। अलग से कॉपी बना लेना है एक आपका। लिखिए जूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र। लिखिए जूरिस्प्रूडेंस शब्द की उत्पत्ति। जूरिस्प्रूडेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जूरिस्प्रूडेंसिया से हुई है। जूरिस्प्रूडेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जूरिस्प्रूडेंसिया से हुई है। जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पहला जूरिस और दूसरा प्रूडेंसिया। पहला जूरिस तथा दूसरा प्रूडेंसिया। जूरिस का अर्थ ला अर्थात विधि होता है। जूरिस का अर्थ ला अर्थात मैंने हिंदी में भी लिखवा जाए विधि होता है, जबकि प्रूडेंसिया का अर्थ नॉलेज अर्थात ज्ञान होता है। जबकि प्रूडेंसिया का अर्थ नॉलेज अर्थात ज्ञान होता है। अतः विधिशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ विधि का ज्ञान। अतः विधिशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ विधि का ज्ञान। देखिए कई चीजों के शाब्दिक अर्थ बेतुके होते हैं, तो उनका सेंस निकाला जाता है। पहले समझ लीजिए फिर बीच बीच में। जैसे कि दो हम शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं, लेकिन उनका सेंस भी निकालना है। जैसे मुस्लिम विधि में निकाह या मैरिज या विवाह, तो विवाह या निकाह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है एक खुले हुए जानवर को खूंटे से बांध देना। तो भाई आपका माने स्त्रियां जानवर तो है नहीं कि खूंटे से बांध दीजिए, ये आपका शाब्दिक अर्थ हुआ। तो इसका सेंस निकाला जाता है। माने शाब्दिक अर्थ आपका बेतुका हो गया, तो उसका क्या निकाला जाता है? सेंस। दूसरा उदाहरण तलाक। तलाक का मतलब होता है एक बंधे हुए जानवर को खूंटे से खोलकर क्या करना? छोड़ देना। तो स्त्री तो कोई आपका जानवर है नहीं कि खूंटा में बांधे छोड़ देंगे। तो आपका यानी कि बताने का मतलब ये आया कि जो आपका अर्थ होता है, हो सकता है कि किसी शब्द का अर्थ निकालिए तो बेतुका होगा,
तो ऐसी दशा में उसका सेंस देखा जाता है। सेंस यानी कि भाव देखा जाता है। तो भाव अलग होता है और शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है, अलग। तो उसी प्रकार मैं ये बताया कि जूरिस्प्रूडेंस का शाब्दिक अर्थ हुआ नॉलेज ऑफ लॉ, विधि का ज्ञान। लेकिन इसका व्यापक अर्थ आपका लिखना है। शॉर्टकट में आप बता सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो वह शास्त्र जो हमें विधि का क्या कराए, ज्ञान। ये शॉर्टकट में हमने बताया कि डिटेल में। तो ये बताइए, ये शाब्दिक अर्थ बताया गया कि सेंस बताया गया, शाब्दिक। लिखिए उसको आगे। वाक्य पूरा हो गया ना, ये वाक्य बोलिए तो एक बार। हाँ हाँ, विधि शास्त्र का माने जो सामान्य अर्थ है वह विधि का ज्ञान, अर्थात इसी में लिखिए, अर्थात वह विषय जो हमें विधि का ज्ञान कराता है उसे विधि शास्त्र कहते हैं। अर्थात वह विषय जो हमें विधि का ज्ञान कराता है उसे विधि शास्त्र कहा जाता है। लेकिन व्यापक अर्थों में, थोड़ा परिभाषा को व्यापक करिए, लेकिन व्यापक अर्थों में विधि शास्त्र ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में, लेकिन व्यापक अर्थों में विधि शास्त्र ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में विधियों की अध्ययन प्रणाली को कहते हैं। विधियों की अध्ययन प्रणाली को कहते हैं। इसके अंतर्गत विधि की परिभाषा, इसके अंतर्गत विधि की परिभाषा, कामा दीजिए, प्रकृति, स्रोत, प्रकृति, स्रोत, उद्गम, उद्गम माने कहाँ से क्रिएट हुई, उद्गम तथा, उद्गम तथा कुछ विधिक संकल्पनाओं का अध्ययन किया जाता है। उद्गम तथा कुछ विधिक संकल्पनाओं का अध्ययन किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विधि शास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये पूछा गया 2-3 बार क्वेश्चन। विधि शास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन रोम में प्रारंभ किया गया। विधि शास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन रोम में प्रारंभ किया गया। 4 देह देगा और कल भी बताया गया था, ये याद रखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विधि की परिभाषा को लेकर, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, विधि की परिभाषा को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। विधि की परिभाषा को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। अतः मतभेद के आधार पर, अतः मतभेद के आधार पर विधि शास्त्र में
विधि शास्त्र में 5 प्रकार के विद्वानों का वर्णन किया गया है। 5 प्रकार के विद्वानों का वर्णन किया गया है जो अपनी अपनी बातें रखते हैं, जो अपनी अपनी बातें रखते हैं। रखते हैं मतलब कि ठाट देते हैं, ये नहीं कि सामान नहीं है कि रख दीजिए, भावार्थ भी निकालिए। मोबाइल नहीं है कि रख दीजिए, रखते हैं मतलब कि अपनी अपनी बातें कहते हैं। अब पहला बातें कहते हैं जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं। अब पहला लिखिए, पांचों लिखना है यहाँ। फर्स्ट लिखिए पहला, प्राकृतिक विचारधारा या नैसर्गिक विचारधारा। नैसर्गिक या डिवाइन, इसको इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश में नेचुरल स्कूल। विचारधारा माने पद्धति होती है, या विद्यालय न है तो हिंदी में प्राकृतिक विचारधारा यानी कि प्राकृतिक पद्धत, प्राकृतिक विद्यालय या प्रकृति को लेकर चलने वाले विद्वान। इसको दूसरी भाषा में लिखिए, पूछा गया है, और भाषा आबलिक आबलिक करके लिख लीजिए। डिवाइन ला, डिवाइन ला, दैवीय विधि। लिखिए आबलिक आबलिक करके उसकी अन्य भाषा में लिखिए। दैवीय विधि, उच्च विधि, हाँ उच्च विधि, शाश्वत विधि, परपेचुअल। बताइए आज भी बना है कि नहीं, भगवान द्वारा बनाया गया कानून? वैसे ही है, हिंदू ला हो, मुस्लिम ला हो, आपका ईसाई ला हो, आपका ईसाई ला में बाइबिल आज भी बना है शाश्वत परपेचुअल। आपका मुस्लिम ला में कुरान आज भी बना है। हिंदू ला में श्रुति स्मृति वेद आज भी क्या है, तो इसको शाश्वत ला भी कहते हैं। उच्च विधि लिखे हैं कि नहीं? तो उच्च विधि आपका यानी कि दैवीय विधि लिखवा ही दिया हूँ, भगवान की विधि। लिखिए पैराग्राफ, ये थोड़ा मोटे में लिखिएगा, ये पहली विचारधारा है। लिखिए, यह विचारधारा सबसे प्राचीन है। ये अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखवाते जा रहे हैं। यह विचारधारा सबसे प्राचीन है, ये क्वेश्चन आया है यूपी में, अंडरलाइन करिए। यह विचारधारा सबसे प्राचीन है। इस विचारधारा का जन्म, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी अंडरलाइन करना है। इस विचारधारा का जन्म यूनान में हुआ। इस विचारधारा का जन्म यूनान में हुआ। इस विचारधारा के पिता या फादर इस विचारधारा के पिता या फादर नहीं, हेराक्लिस्ट थे। हेराक्लिस्ट लिख दे रहा हूं मैं। अब जो पहला विद्वान मिला उसी को लिखवाया जा रहा है। हेराक्लिस्ट सब यूनान के हैं, ग्रीस। हेराक्लिस्ट थे। यह विचारधारा कल्पना पर आधारित है, मैं बताया भी था इसको। यह विचारधारा कल्पना पर आधारित है।
तथा ईश्वर द्वारा बनाए गए कानून पर विश्वास करती हैं तथा ईश्वर द्वारा बनाए गए कानून पर विश्वास करती हैं। ईश्वर द्वारा बनाए गए कानून पर विश्वास करती हैं। दूसरी विचारधारा अब लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हेडिंग डालिए दूसरा विद्यालय हिस्टोरिकल स्कूल या हिंदी में ऐतिहासिक विचारधारा। दूसरा लिखिए हिस्टोरिकल स्कूल या ऐतिहासिक विचारधारा। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इस विचारधारा का जन्म प्राकृतिक विधि की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। इस विचारधारा का जन्म प्राकृतिक विधि की प्रतिक्रिया माने विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। इसका जन्म जर्मनी में हुआ। इसका जन्म पूछा गया, अंडरलाइन करिए, जर्मनी में हुआ। इसके प्रतिपादक या पिता या फादर लिखिए, कोई एक ही लिखिएगा। इसके प्रतिपादक यानी कि पिता सेविनी महोदय हैं। सेविनी अंडरलाइन करिए, भी क्वेश्चन आ चुका है। सेविनी महोदय हैं। इनका मानना है कि विधि बनाई नहीं जाती बल्कि पाई जाती हैं। विधि बनाई नहीं जाती बल्कि पाई जाती हैं। विधि बनाई नहीं जाती बल्कि पाई जाती हैं। ये विचारधारा प्रथा तथा रूढ़ि को विधि मानती हैं। यह विचारधारा कस्टम तथा यूजेज को यानी कि प्रथा तथा रूढ़ि को विधि मानती हैं। देखिए जर्मनी लिखवा गया ना इसमें कि नहीं। विधि मानती हैं। इसके बाद लिखिए तीसरा विचारधारा एनालिटिकल स्कूल। इंग्लिश में एनालिटिकल स्कूल कहते हैं। हिंदी में लिखिए विश्लेषणात्मक विचारधारा। विश्लेषणात्मक विचारधारा या प्रमाणवादी विचारधारा। आप लिख करके लिखिए, या प्रमाणवादी विचारधारा या आज्ञापक विचारधारा। मैंडेटरी भी कहा जाता है। 3 नाम याद रखिए, विश्लेषणात्मक, प्रमाणवादी या आज्ञापक। लिखिए यह विचारधारा प्राकृतिक विधि के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुई। यह विचारधारा प्राकृतिक विधि के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुई। इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ। इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ। इसके पिता
जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं। इसके पिता जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं, जिन्होंने ये कहा कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, विधि संप्रभु का समादेश है। जिन्होंने ये कहा कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, विधि संप्रभु का समादेश है। इनके अनुसार विधि का निर्माण भगवान और विधि का निर्माण ईश्वर तथा समाज द्वारा नहीं किया जाता। विधि का निर्माण ईश्वर तथा समाज द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि संप्रभु द्वारा किया जाता है, यानी कि सावरेन द्वारा, बल्कि संप्रभु द्वारा किया जाता है। विधि का पालन लोग अनुशास्त्री के भय से करते हैं, सेंसन कहा जाता है। विधि का पालन लोग अनुशास्त्री, इसको सेंसन कहा जाएगा, आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, सेंसन के डर के कारण करते हैं। यानी कि नहीं पालन करेंगे तो संप्रभु हमें कहाँ भेज देगा, जेल। मैंने डर के कारण करते हैं। ये इंग्लैंड लिखवा गया ना, देखिए तो। हाँ, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके एरो बनाकर एक नया क्वेश्चन लिखिए। मैंने अभी पैराग्राफ चेंज करके एरो बना लीजिए, सही रहेगा। पूछा क्वेश्चन यहाँ ये गया है कि किन दो विचारधाराओं में एक समानता पाई जाती है। तो वह ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। क्या समानता हो गई कि ये दोनों विचारधाराएं प्राकृतिक विधि के क्या प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न। उसको लिखिए भाई, लिखिए ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक विचारधारा में, ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक विचारधारा में यह समानता पाई जाती है कि यह समानता पाई जाती है कि दोनों विचारधाराएं प्राकृतिक विधि के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुई। दोनों विचारधाराएं प्राकृतिक विधि के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुई। अगला चौथा भी स्कूल लिखिए, सोशियलिस्ट स्कूल या समाज शास्त्रीय विचारधारा। सोशियलिस्ट स्कूल या समाज शास्त्रीय विचारधारा। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। यह विचारधारा ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक विचारधारा का परिमार्जित रूप है। ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, यह विचारधारा ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक विचारधारा का मॉडिफाई रूप है, परिमार्जित या परिवर्धित
आप लिख करके लिख लीजिएगा, मॉडिफाई परिमार्जित या परिवर्धित, मैंने उसमें सुधार करके। ये क्वेश्चन आ सकता है नया कि समाजशास्त्री विचारधारा है, अभी तक पूछा नहीं गया है, तो किसका मॉडिफाई रूप है, एनालिटिकल का कि आपका हिस्टोरिकल का कि दोनों का? दोनों का। लिखिए, यह विचारधारा 19वीं शताब्दी में जन्म ली। यह विचारधारा 19वीं शताब्दी में जन्म ली। उन्नीसवीं शताब्दी में जन्म ली तथा इसके पिता यानी कि प्रतिपादक तथा इसके पिता, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, रूडोल्फ वान इहरिंग है। रूडोल्फ वान इहरिंग, रूडोल्फ वान इहरिंग है। इस विचारधारा को हितों की विचारधारा भी कहते हैं, इंटरेस्ट। इस विचारधारा को हितों की विचारधारा भी कहते हैं। हितों की विचारधारा, एक बार पूछा गया हितों का विश्वास, इस विचारधारा को हितों की विचारधारा भी कहते हैं। इसका जन्म जर्मनी में हुआ। इसका जन्म या उत्पत्ति जर्मनी में हुई। इसे क्रियाशील विचारधारा भी कहा जाता है, एक्टिव। इसे क्रियाशील विचारधारा भी कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार विधि ऐसी होनी चाहिए, विधि ऐसी होनी चाहिए जो समाज के अधिक से अधिक व्यक्तियों का कल्याण करे। विधि ऐसी होनी चाहिए जो समाज के अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करे। पांचवी विचारधारा लिखिए अब, यथार्थवादी विचारधारा, इंग्लिश में कहते हैं रियलिस्ट थ्योरी। यथार्थवादी विचारधारा या रियलिस्ट थ्योरी। लिखिए, यह विचारधारा न्यायाधीशों द्वारा सृजित की गई है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। यह विचारधारा न्यायाधीशों द्वारा सृजित की गई है। इसके पिता डगलस होम्स को माना जाता है। इसके पिता डगलस होम्स, कहीं कहीं कार्ल लेवलिन भी दिया है। दोनों आप लिख करके लिखे जो भी आए। इसके पिता डगलस होम्स आब्लिक कार्ल लेवलिन, कार्ल लेवलिन को माना जाता है। वैसे आज तक के इतिहास में इस पर कभी क्वेश्चन बना नहीं, मैं बता दूं, कभी आज तक के इतिहास में बना नहीं है। इस विचारधारा के अनुसार
लिखिए, थीम तो सबका भाई लिखना ही पड़ेगा, दो दो लाइन। इस विचारधारा के अनुसार न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय पर न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय पर उसकी पर्सनालिटी यानी कि उसके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। पर्सनालिटी या उसके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। उसकी पर्सनालिटी पर उस पर क्या पड़ता है? प्रभाव। तो मैं बताया भी था डिटेल में, वो समझने के लिए ज़्यादा बताया जाता है, लिखवाया तो वहीं जाएगा जो मुख्य चीज़ हो। लिखिए इसी में आपका, इस विचारधारा के अनुसार न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का प्रभाव इस विचारधारा के अनुसार न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का प्रभाव विधि बनाने पर पड़ता है। विधि बनाने पर पड़ता है। तो मैं कई उदाहरण बताया था, केशवानंद भारती आपको बताया था, फिर आपका वो आपका ये आपका कौन था, साहबानों का प्रकरण बताया था, जो मुस्लिम महिला के अधिकारों की रक्षा, फिर ट्रिपल तलाक का मामला बताया था, फिर आपका शिक्षा का अधिकार बताया था इत्यादि। SC/ST एक्ट में संशोधन मैं बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी संसद कानून बनाती है, न्यायालय के निर्णय को क्या करती हैं, दिमाग में बैठाई रहती हैं। तो आपका भी कर्तव्य है, जब 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 भी आप परीक्षा हॉल में जाइए, सर की बातों को आप क्या करेंगे, दिमाग में बैठाए रहेंगे, बाहर नहीं निकालना है। ये नहीं कि बाहर निकाल देना है, यही बातें वहाँ भूत जैसे आपके दिमाग में कौंधेगी। तमाम लोग आकर बताते हैं कि सर ये पोथी पतरा काम नहीं किया, जो आपने लेक्चर दे दिया आपका, वहीं वहाँ भूत जैसे क्या किया, परीक्षा हॉल में घूम रहा था कि सर ने ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था। तो ये सही बात है कि जो सुने रहेंगे वो ज़्यादा दिन तक दिमाग में बैठा रहेगा। अब पोथी पतरा तो भाई कहिए तो पूरा आपका दिल्ली से दौलताबाद का नोट लिखवा दिया जाए, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो दोनों कामों यानी कि मुख्य रूप से दिमाग में पहले बैठे, उसके बाद से लिखवाया जाए तो सही रहेगा आपका। क्योंकि अब जैसे कि जूरिस्प्रूडेंसी है, अब इतना बता दिया गया है कि कम से कम कंसेप्ट तो कोई गलत नहीं करेगा ना। 5 स्कूल तो कोई गलत अब नहीं करेगा, इतनी बार बताया गया। लिखिए आ गया आपका, वाक्य पूरा हो गया ना। तो इस प्रकार 5 विचारधाराएं हैं। एक भारत के आ जाते हैं, उसको कभी पूछा नहीं गया है, अलग से लिख सकते हैं। आपका संश्लेषणात्मक विचारधारा पूछा नहीं जाता, लेकिन लिख लीजिए, क्या भरोसा, आजकल फालतू क्वेश्चन ही पूछ रहा है, अलग से लिखिएगा। संश्लेषणात्मक विचारधारा का जन्म भारत में हुआ। संश्लेषणात्मक विचारधारा का जन्म भारत में हुआ। इसके प्रतिपादक डॉक्टर सेठना है, सेठना, डॉक्टर सेठना है। इस प्रकार पहला पॉइंट आपका समाप्त हुआ। अब हेडिंग डालिए, विधियों का वर्गीकरण या विधि शास्त्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस।
क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, विधियों का माने विधिशास्त्र का वर्गीकरण या बंटवारा। लिखिए, पहला हेडिंग डालिए, जॉन ऑस्टिन ने विधिशास्त्र को दो भागों में बांटा। जॉन ऑस्टिन ने विधिशास्त्र को दो भागों में बांटा। फर्स्ट लिखिए, सामान्य विधिशास्त्र, जनरल जूरिस्प्रूडेंस। सामान्य विधिशास्त्र। सेकेंड लिखिए, स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस, विशिष्ट विधिशास्त्र। स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस, विशिष्ट विधिशास्त्र। पैराग्राफ चेंज करके दूसरा विद्वान लिखिए, जर्मी बेंथम ने। जर्मी बेंथम का भी क्वेश्चन आ चुका है। जर्मी बेंथम ने विधिशास्त्र को दो भागों में बांटा। जर्मी बेंथम ने विधिशास्त्र को दो भागों में बांटा। फर्स्ट लिखे, व्याख्यात्मक विधिशास्त्र। व्याख्यात्मक विधिशास्त्र। सेकेंड लिखिए, निर्णयात्मक या मूल्यांकात्मक। मूल्यांकात्मक भी लिख लीजिएगा, इसे कहा जाता है। निर्णयात्मक या मूल्यांकात्मक विधिशास्त्र, ये भी क्वेश्चन जे में आ चुका है। तीसरा लिखिए, सामंड ने विधिशास्त्र को तीन भागों में बांटा। सामंड ने विधिशास्त्र को तीन भागों में बांटा। फर्स्ट लिखिए, विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र यानी कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। फर्स्ट विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र यानी कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। सेकेंड लिखिए, ऐतिहासिक विधिशास्त्र, हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस। ऐतिहासिक विधिशास्त्र, हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस। तीसरा लिखिए, मोरल जूरिस्प्रूडेंस यानी कि नैतिक विधिशास्त्र। मोरल जूरिस्प्रूडेंस यानी कि नैतिक विधिशास्त्र। अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज करें, अगला विद्वान लिखिए, प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने। प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने विधिशास्त्र को तीन भागों में बांटा। प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने विधिशास्त्र को तीन भागों में बांटा। लिखिए तीनों। पहला लिखिए, लॉ एंड रीजनिंग, विधि और तर्क। पहला हो गया विधि और तर्क। दूसरा विधि और न्याय, लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस। तीसरा लिखिए, विधि और समाज, लॉ एंड सोसाइटी। लॉ एंड सोसाइटी। अगला लिखिए, अगला विद्वान प्रोफेसर चिपमैन ग्रे ने। प्रोफेसर चिपमैन ग्रे ने विधिशास्त्र को तीन भागों में बांटा।
प्रोफेसर चिपमैन ग्रे ने विधिशास्त्र को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट लिखिए स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस, विशिष्ट विधिशास्त्र। विशिष्ट विधिशास्त्र पहला। सेकंड जनरल जूरिस्प्रूडेंस, सामान्य विधिशास्त्र। सामान्य विधिशास्त्र। और तीसरा कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस, तुलनात्मक विधिशास्त्र। तुलनात्मक विधिशास्त्र। आगे आपका 6-7 लाइन छोड़कर ही लिखना है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई नई बात मिलती है, अगर किसी ने और बंटवारा किया हुआ हो सकता है मिल जाए, तो उसी के आगे जोड़ लेना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि 7-8 लाइन उसके आगे छोड़ दीजिए, और 7-8 लाइन छोड़कर अब आपका अगला लिखिए पॉइंट। मतलब कि 7-8 लाइन छोड़कर लिखिएगा कि और कुछ नया मिले तो वहीं हम क्या करेंगे, एक जगह ऐड कर देंगे। अब अगला हेडिंग डालिए, सिद्धांत तथा उसके प्रतिपादक। यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनता है। सिद्धांत तथा उसके प्रतिपादक। तो एक सिद्धांत देखना है और उस सिद्धांत को किस विद्वान ने दिया। एक चार्ट आप बना लीजिए, माने क्या बनाना है, लिस्ट। तो पहले चार्ट बनाइएगा तो विद्वान का नाम लिखिएगा, ताकि कई सिद्धांत एक विद्वान देते हैं तो सभी वहाँ लिखवा जा सके। तो इस चार्ट अगर बना रहे हैं तो यहाँ विद्वान लिख दीजिए और यहाँ सिद्धांत लिख दीजिए। एक तरीका ये है आपका, विद्वान के नाम में कम जगह रखिएगा, सिद्धांत में क्या ज़्यादा। दूसरा तरीका ये है कि ऐसे लाइन बाय लाइन लिखिए, यहाँ विद्वान का नाम और डैश देकर उसके आगे क्या, सिद्धांत। जो तरीका आपको ठीक लगे वह तरीका अपनाइए। आपका चार्ट भी आप बना सकते हैं, विद्वान की ओर जगह कम रखिएगा और सिद्धांत की ओर जगह क्या रखना है, ज़्यादा। तो पहला विद्वान लिखिए जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम। अब इनका सिद्धांत लिखिए, क्या क्या इन्होंने सिद्धांत दिया। लिखिए उपयोगितावाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगितावाद का सिद्धांत। दूसरा लिखिए सिद्धांत सुख दुख का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत। डाग ला का सिद्धांत, डाग ला कुत्तों की विधि, डाग ला का सिद्धांत। लिखिए समादेश का सिद्धांत सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया। समादेश का सिद्धांत सर्वप्रथम पूछे तब अंडरलाइन करिए रहेगा। समादेश का सिद्धांत सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया। दूसरा विद्वान लिखिए जॉन ऑस्टिन। दूसरा विद्वान जॉन ऑस्टिन। लिखिए इन्होंने समादेश का सिद्धांत दिया। इन्होंने समादेश का सिद्धांत दिया।
तीसरा विद्वान लिखिए हेंस केल्सन। हेंस केल्सन लिखिए विधि का विशुद्ध सिद्धांत या शुद्ध सिद्धांत, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। विधि का शुद्ध या पूछा जा चुका है ये भी, विधि का शुद्ध या विशुद्ध सिद्धांत इंग्लिश में प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसने दिया? हेंस केल्सन ने। दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म का मतलब मूल मानक का सिद्धांत, हिंदी में मूल मानक का सिद्धांत। इसी में मूल मानक का सिद्धांत कामा देकर लिखेगा। इन्हें ऑस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है। इन्हें ऑस्टिन से, वह सिद्धांत के बाद हल्का सा उसका और भी चीज़ें हैं तो उसको हम लिखवा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है जे में। इन्हें ऑस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है। ये वियना विचारधारा के पिता माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये वियना विचारधारा ऑस्ट्रिया में जन्म ली। वियना विचारधारा के फादर, ये क्वेश्चन आ चुका है। वियना विचारधारा के पिता माने जाते हैं। तो क्वेश्चन ये बना है कि वियना विचारधारा किस विद्वान से जुड़ी हुई है, तो क्या मारेंगे? चलिए, वियना विचारधारा के पिता माने जाते हैं। इनके समय में विश्लेषणात्मक विचारधारा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इनके समय में विश्लेषणात्मक विचारधारा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसको पोस्ट में और लाइन लिखिए, गोल्डन एज, अपने चरमोत्कर्ष। फिर एक बार देखिए, छूट जाए तो बोल दीजिए, दोबारा बोला जाएगा। फिर एक बार देखिए, इनके समय में विश्लेषणात्मक विचारधारा क्या थी? चरमोत्कर्ष पर। अब चरमोत्कर्ष नहीं लिखता कंपटीशन में, देखिए क्या लिखता है। गोल्डन एज इंग्लिश में याद रखिएगा, कौन सा? स्वर्णिम युग। स्वर्णिम युग आप लिख करके लिखते रहिए, स्वर्णिम युग। अब जो पूछा जाता है आपका ज्ञानोदय काल, ज्ञानोदय काल जो कंपटीशन में दिया है, ज्ञानोदय काल, उसी को गोल्डन एज कहा जाता है। ज्ञानोदय काल या चरमोत्कर्ष पर या सबसे उच्च शिखर पर, यह भी पूछ सकता है कि उच्च शिखर पर किस विचारक के समय थी आपका? तो हेंस केल्सन। अगला लिखिए, हेंस केल्सन के बाद आपका प्रोफेसर H.L.A. हार्ट, विद्वान का नाम लिखिए। अगला प्रोफेसर H.L.A. हार्ट, इनका लिखिए सिद्धांत। इन्होंने विधि तथा नैतिकता का सिद्धांत दिया। विधि तथा नैतिकता की व्याख्या की। विधि तथा नैतिकता को लेकर विवाद हार्ट और फूलर के बीच है।
इसी लाइन में लिख लीजिए। विधि और नैतिकता को लेकर विवाद हार्ट और फूलर के बीच है। अब 4-5 विवाद आप कंपटीशन के लिए तैयार रखेंगे। भी है कि यहाँ कोरिलेट करा के लिखा नहीं जा सकता, नहीं तो लिखवाया जाता। अब अलग से आप भले कहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे ना लिखिएगा। 4-5 आपका ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपका ये बनता है, पहला तो लॉ एंड मोरालिटी के लिए जो विवाद हैं वह किन के, उस विवाद के केंद्र में कौन से दो विद्वान हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। विधि और नैतिकता के विवाद के केंद्र में कौन से दो विद्वान हैं, हार्ट और फुलर। सही बता रहे हैं भाई। अब क्वेश्चन इसी तर्ज पर लाइए, आपका जो इसी तर्ज पर आपका नेट में टाट में बना था, बिहार में बना है, कि अपकृत विधि की प्रकृति को लेकर कि यह ला ऑफ टाट है कि ला ऑफ टाट्स हैं, इसको लेकर इन दो विद्वानों में मुख्य रूप से विवाद है। केंद्र बिंदु कौन है, सामंड और बिनफील्ड। पढ़े होंगे ना, टाट कुछ तो जानते होंगे जो हल्का सा ही पढ़े हैं। कौन से दो विद्वान हैं, सामंड और बिनफील्ड। यानी कि फिर एक बार देखिए, अपकृत नेट में भी आया था, बिहार जे में भी आया था, कि अपकृत विधि में या दुष्कृत विधि भी कहा जाता है। अपकृत विधि में आपका अपकृत के नेचर को लेकर किन दो विद्वानों के बीच विवाद है, या केंद्र बिंदु में कौन से विद्वान हैं। तो दो विद्वान हैं, एक सामंड और दूसरा बिनफील्ड। सामंड लॉ ऑफ टाट्स कहते हैं और बिनफील्ड लॉ ऑफ टाट कहते हैं। बस एक लाइन। अब वो अलग बात है कि इसका अर्थ अब समझाना संभव नहीं है, फिलहाल बहुत समय लग जाएगा, लेकिन एक लाइन तो याद रखिए। अब देखिए, जो यूपीजे का मॉडल और नेट का मॉडल है, वह मॉडल बना है ऐतिहासिक विचारधारा में, कि जर्मनी में किन दो विद्वानों के बीच ये विवाद था कि लॉ को कोडिफाई किया जाए कि नहीं, लॉ को बनाया जाए कि नहीं। तो उस विवाद में थे थीबाट और सेविनी। थीबाट का क्वेश्चन बना था कि सेविनी का विरोधी कौन था उस समय, थीबाट एक विद्वान है, उसको हम बताएंगे। थीबाट कह रहा था कि सरकार कानून बनाए, और सेवनी कह रहे थे कि कानून न बनाए, जो परंपरा चली आ रही है उसी से शासन क्या हो, चले। तो थीबाट और कौन था, सेवनी। और वर्तमान में संविधान को लेकर किन गठबंधनों में विवाद है, राजनीति में भी जोड़िए, एनडीए और ईडी। ईडी कहते हैं, आपका इंडिया नाम है, लेकिन इंडिया मीडिया वाले बोलते नहीं, ईडी गठबंधन। तो इसीलिए ईडी छापा मार दे रही है। इंडिया बोलना चाहिए तो तुम क्या बोल रहे हो, ईडी। तो किसके बीच लेकर संविधान को लेकर विवाद है, आपका देख ही रहे हैं, जाकर लोग क्या कर रहे हैं। आपका माने एक हाथ में संविधान बाबा जी जैसे, और एक हाथ में माइक माने शपथ ले रहे हैं, बोल रहे हैं, लग रहा है कि संविधान के सबसे बड़े रक्षक यहीं रहे हैं। भाई ये भी तो है ना कि आपातकाल देख लीजिए, तमाम बातें। वो अलग बात है कि आपका विपक्षियों के, हाँ ये है कि इस बार विपक्षी मजबूत हैं, सरकार को आसानी से छोड़ेंगे नहीं, और सरकार की नाक में दम किए रहेंगे, पहले दिन से ही दम किए हैं आपका। तो विपक्ष को मजबूत होना भी चाहिए। अगर विपक्ष सुस्त पड़ गया तो जो शासक होता है वह निरंकुश और मनमाना हो जाता है। ये इतिहास गवाह है। विपक्ष को अपनी बात गंभीरता से रखनी चाहिए। और मैं बार बार बता रहा था कि विपक्ष सुस्त पड़ा है, तो संजीवनी मिल गई, आपका 99 सीट मिल गई पप्पू को, तो संजीवनी मिली। देखिए एकदम ड्रेस व्रेस चेंज करके
आपका सूट बूट में क्या हुआ, दाढ़ी वोड़ी कटवा के संसद में बैठा। आगे लिखिए भाई, ये आपका हो गया H.L. हार्ट। दूसरा अगला विद्वान लिखिए सैविनी। सैविनी अगला विद्वान है सैविनी। इनका भी खूब पूछा जाता है। इन्होंने ओकजिष्ट, ओकजिष्ट मतलब लोक चेतना, भाई इंग्लिश में ओकजिष्ट कहते हैं। इन्होंने लोक चेतना या उसी को कहते हैं जन चेतना, जन चेतना या राष्ट्रीय भावना, इसी को तीसरी भाषा में कहते हैं राष्ट्रीय भावना, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल स्पिरिट। राष्ट्रीय भावना का सिद्धांत दिया, राष्ट्रीय भावना का सिद्धांत दिया तथा कहा कि, कोटेशन पिछली बार ही आया था, विधि बनाई नहीं जाती बल्कि पाई जाती है। विधि बनाई नहीं जाती बल्कि पाई जाती है। देखिए रोकना पड़ेगा क्योंकि 1.25 घंटा से अधिक हो गया। कॉन्ट्रैक्ट भी लिखवाना है ताकि कल तक कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाए। तो अभी 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर संविदा अधिनियम लिखवाया जाएगा और सोमवार से शेड्यूल आपका सही हो जाएगा। माने सोमवार से शेड्यूल और सही हो जाएगा। धीरे धीरे मौसम अब सही हो रहा है। तो 15 मिनट बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेंस के लिए जो लिखवाया जा रहा था वो लिखवाया जाएगा भाई। जूरिस्प्रूडेंस में अगर ये सिद्धांत कल हो गया तो लेक्चर दिया जाएगा। हमें लगता है कि हो जाएगा। लिखवाने में क्या है, 10 सिद्धांत हमें लगता है 20-25 मिनट में हो जाना चाहिए। तो उसके बाद से आपका जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा शुरू कर दी जाएगी चैप्टर वाइज।